हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल मंत्रा क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने मुझसे बोला था कि सर आप मेडिवल हिस्ट्री के साथ आप मॉडर्न हिस्ट्री का भी सिलेबस स्टार्ट कर दीजिए। तो दोस्तों, आज से आप लोग की जो मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास है वो भी स्टार्ट हो रही है। दोस्तों, अगर बात करें मॉडर्न हिस्ट्री की, जो हमारा आज का सबसे पहला टॉपिक होने वाला है वो होता है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। दोस्तों, इसे हिंदी में कहते हैं यूरोपियों का आगमन। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहला टॉपिक क्या होने वाला हमारा, यूरोपियों का आगमन यानी एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, आपको बता देता हूं इनका क्रम क्या है। इसके बाद मैं आपको ये समझाऊंगा कि ये यूरोपियंस भारत में क्यों आना चाहते थे, भारत में किस ईयर आए और इनके आने की रीजन क्या था। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें इनके यूरोपियों के आगमन के क्रम की, तो इसके लिए आप एक सिंपल सा फॉर्मूला याद कर लीजिए। ये दोस्तों, ये इनके आने का क्रम है। ठीक है, ये कंट्रीज, इनके नेम क्या क्या है सबसे पहले जान लेते हैं। इसका कहते हैं पोर्टुगीज, जिसका मतलब होता है दोस्तों पुर्तगाली। ठीक है दोस्तों, डी से क्या होते हैं, सॉरी, डच। बी से क्या होते हैं, ब्रिटिश। इस डी का मतलब क्या होता है, डेन या फिर डेनिस। ठीक है दोस्तों, एफ से होता है फ्रेंच एंड एस से स्वीडिश। दोस्तों, ये इनके पुर्तगाल, ये सॉरी, ये उनके जो यूरोपियन के आने का क्रम होता है। अगर हम उनके नागरिकों के आने का क्रम का बात करेंगे तो दोस्तों ये पीडी एफ एस होता है। ठीक है, इससे आपसे क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, इससे आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि डच के बाद कौन आया था। ठीक है, और कभी कभी पूछ लेता है, कभी कभी क्वेश्चन आपको आ जाएगा, ये तीन आपको दे देगा और बताइए, पूछेगा कि इनको आप क्रम में लगाइए। तो आपको लिखना होगा ऑप्शन में, मतलब दे देगा कि डी बी डी, कि मतलब पहले डच होंगे, फिर ब्रिटिशर्स होंगे, फिर होंगे डेनिस। इसी तरीके ब्रिटिशर्स, डेनिस, डच, इस तरीके दोस्तों आपको दे देगा क्वेश्चन। तो इससे ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। एंड दोस्तों, अब अगर बात करें, ये इनके नागरिकों के आने का हो गया। और इसमें एक चीज दोस्तों आपको और पढ़ने को कहीं मिलेगी कि ये ब्रिटिशर्स सेकंड नंबर पे लिखा मिलेगा एंड डच थर्ड नंबर पे। इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है दोस्तों, इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि दरअसल ब्रिटिशर्स ने जो कंपनी अपनी इस्टेब्लिश करी थी, यानी उनको इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश करने की परमिशन जो है ये डचों से 2 साल पहले मिल जाती है। ठीक है, और डच लोग को क्या होती है, परमिशन 2 साल बाद मिलती है, लेकिन ये ब्रिटिशर जो होते हैं बाद में आते हैं और डच इंडिया में पहले आ जाते हैं। डच कब आते हैं भारत में, डच आते हैं दोस्तों 1602 में। ठीक है, और इनको परमिशन कब मिलती है दोस्तों, इनको परमिशन मिल जाती है 1600 में। इनको जो है ब्रिटिशर्स को कंपनी स्टैब्लिश करने की परमिशन मिल जाती है। तो इस वजह से अगर आपसे पूछेगा कि इन दोनों में पूछ लेता है किसने कंपनी पहले स्टैब्लिश करी, तो दोस्तों ब्रिटिशर्स ने जो होता है इनको कंपनी पहले स्टैब्लिश करी। लेकिन अगर ये पूछेगा कि भारत में कौन पहले आया, तो दोस्तों वहां पे डच होगा। ठीक है, समझ में आ गई बात दोस्तों। अब इसके बाद आइए मैं आपको बता देता हूं कि इस सब की शुरुआत कैसे होती है। दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं कि इस सब की शुरुआत कैसे होती है, यूरोपियंस भारत में ही क्यों आना चाहते थे एंड आए तो किस ईयर आए। ठीक, अब बात करें, इस सब की शुरुआत होती है दोस्तों 1488 और 90 से। होता क्या है दोस्तों, एक व्यक्ति होता है, किस नाम का, क्रिस्टोफर कोलंबस। दोस्तों, एक क्रिस्टोफर कोलंबस होता है जो कि निवासी कहां का होता है, कौन होता है, ये पोर्टुगीज यानी पुर्तगाली होता है। और दोस्तों मैं आपके इसके बारे में एक चीज और बता दूं कि इटली का मूल निवासी होता है, लेकिन ये पुर्तगाल यानी पोर्टुगीज में रहता है। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, ये सबसे पहला बात तो ये है इंपॉर्टेंट, इसे क्या होता है एक बार पता लगता है कि एशिया में भारत नाम की एक ऐसी जगह है जहां पे बहुत ज्यादा सोना चांदी मौजूद है, बहुत ज्यादा हीरे जवाहरात मौजूद है, जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता है। तो ये क्या करता है, पुर्तगाल की गवर्नमेंट से परमिशन मांगता है कि सर आप मुझे भारत को खोजने की, जो दरअसल यूरोपियंस को भारत के लिए मार्ग नहीं पता होता है। एंड जो क्रिस्टोफर कोलंबस होता है, पहला व्यक्ति होता है जो भारत के लिए मार्ग ढूंढने के लिए निकलता है। तो ये क्या करता है, पुर्तगाल की गवर्नमेंट से परमिशन मांगता है कि सर आप मुझे भारत को खोजने के लिए अनुमति दे दीजिए।
लेकिन जो पुर्तगाल की गवर्नमेंट होती है उस टाइम उसे मना कर देती है। फिर क्या करता है, कहाँ चला जाता है, ये चला जाता है स्पेन। ठीक है दोस्तों, एंड उस समय जो स्पेन की क्वीन होती है वो उसे परमिशन दे देती है कि ठीक है आप जाइए भारत को ढूंढिए जाके, हम आपकी मदद करेंगे। तो ये जो क्रिस्टोफर कोलंबस नाम का व्यक्ति होता है ये निकल लेता है किसको खोजने के लिए, ये इंडिया को खोजने के लिए निकल लेता है। लेकिन दोस्तों इसके साथ एक ट्रेजेडी हो जाती है कि इसे क्या करना होता है, जाना होता है इंडिया पुर्तगाल से। ये पुर्तगाली है तो ये मान लीजिए आपका पुर्तगाल है, तो इंडिया यहाँ पे था, ये आपका अफ्रीका होता है यहाँ पे, ठीक है, और ये होता है इंडिया लगभग यहाँ पे। तो इसे जाना चाहिए था ईस्ट डायरेक्शन में। दोस्तों ये चला किधर जाता है, इसे जाना था ईस्ट डायरेक्शन में लेकिन चला जाता है वेस्ट में। लेकिन इसके दिमाग में साथ ही एक बात आती है कि यार दुनिया तो गोल है, धरती गोल है, मैं चाहे जिधर से चलूं मैं भारत घूम फिर के पहुंच जाऊंगा। ठीक है, तो इसी के साथ दोस्तों वो वेस्ट डायरेक्शन में चला जाता है और इंडिया वह कभी नहीं पहुंच पाता है। तो पहुंचता कहाँ पे दोस्तों, सबसे पहले वह एक जगह पहुंचता है और उसे लगता है मैं इंडिया पहुंच गया, लेकिन वो जगह कौन सी होती है, वो जगह होती है वेस्ट इंडीज। तो यहाँ पे जब उसे पता लगता है इंडिया नहीं है, तो यहाँ के लोगों को वो एक नाम देता है, नाम क्या देता है, यहाँ के लोगों को दोस्तों वो रेड इंडियंस कह के बुलाता है। इसके बाद दोस्तों जो जिसके खोज के लिए हम आज भी इसको याद करते हैं, जो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट खोज है वो कौन सी है, दोस्तों नॉर्थ अमेरिका यानी अमेरिका की खोज भी किसने करी थी, क्रिस्टोफर कोलंबस ने। ईयर कौन सा है, 1492। दोस्तों होता क्या है, जो पोर्टुगीज यानी पुर्तगाली लोग होते हैं ये खोज करने में बहुत माहिर होते हैं। चाहे आप इस नॉर्थ अमेरिका की खोज देख लीजिए, चाहे वेस्ट इंडीज की खोज देख लीजिए, आप चाहे ब्राजील की खोज देख लीजिए। हाँ दोस्तों मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, ये जो ब्राजील की खोज है कौन करता है। ठीक है, तो ब्राजील की खोज कौन करता है, ब्राजील की खोज पेड्रो अल्वर्स कैब्रल नाम का एक व्यक्ति करता है, जो कि बाद में इंडिया आता है। इसके बाद वास्को डी गामा के बाद मैं आपको आगे बताने वाला हूं, बट इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि ब्राजील की खोज किसके द्वारा करी गई है, तो वो व्यक्ति है पेड्रो अल्वर्स कैब्रल। ठीक है, इसके बाद चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है वो है वास्को डी गामा। इसने दोस्तों क्या किया था, इसने जो इंडिया की खोज करी थी। दोस्तों मैं फिर से आपको बता दूं, ये जो चाहे वो ब्राजील हो, चाहे वो नॉर्थ अमेरिका हो, चाहे वेस्ट इंडीज, ये चाहे वो इंडिया, ये सब के सब पहले से स्टैब्लिश्ड है, जिसमें से भारत जो है अपना सबसे प्राचीन माना जाता है। ये बहुत पुराना मतलब आप समझ सकते हैं देश है। लेकिन जो ये वास्को डी गामा होता है ये होता है एक यूरोपियन कंट्री यानी पुर्तगाली होता है। तो यूरोपियन कंट्री के जो लोग थे उनको समुद्री मार्ग नहीं पता था भारत जाने का, तो ऐसा पहला व्यक्ति था जिसने समुद्री मार्ग खोजा था, कहाँ के लिए, भारत जाने के लिए। इससे पहले एक व्यक्ति था, वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ कि उसने केप ऑफ गुड होप तक यहां तक वो पहुंच पाया था, लेकिन वो इंडिया नहीं पहुंच पाया था। उसने केप ऑफ गुड होप की खोज की थी। ठीक है दोस्तों, वो इसके बारे में मैं भी आपको आगे पढ़ाने वाला हूँ। तो अभी के लिए आप इतनी बातें याद कर लीजिए कि वेस्ट इंडीज और नॉर्थ अमेरिका की खोज किसके खाते में गई, क्रिस्टोफर कोलंबस के, एंड ब्राजील की खोज पेड्रो अल्वर्स कैब्रल। चलिए अब दोस्तों बात कर लेते हैं किसके बारे में, वास्को डी गामा। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करें वास्को डी गामा की, दोस्तों ये वास्को डी गामा होता है, भारत कब आता है, ये भी एक पुर्तगाली होता है। एंड इसे ये जो है इसे दोस्तों ये इसे कहीं कहीं आपको लिखा मिलेगा कि पागल था समुद्री यात्राओं के लिए, इसे मतलब समुद्री यात्राओं का बहुत ज्यादा शौक था, तो ये निकला था भारत को ढूंढने के लिए। ठीक है दोस्तों, और ईयर कौन सा था ये, दोस्तों इसने 1498 में भारत के लिए जो समुद्री मार्ग था वो ढूंढ लिया था। तो होता क्या है, किस रास्ते से आता है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। दरअसल होता क्या है दोस्तों, एक ये मान लीजिए जैसे मैंने आपको बताया ये पुर्तगाल है, ये इधर अफ्रीका था, एंड इधर यहाँ पे जो है भारत होता है। तो ये जो है इस रास्ते से आता है दोस्तों, केप ऑफ गुड होप होता है, यहाँ पे एक जगह होती है क्या, केप ऑफ गुड होप। ठीक है दोस्तों, ये जगह थी, ये भी एक पुर्तगाली नहीं खोज करी थी। उसका नाम क्या था दोस्तों, उसका नाम था दोस्तों जो एग्जाम में भी काफी पूछा जाता है, उसका नाम था दोस्तों बार्थोलोम्यो डियाज। किसकी खोज करी थी, केप ऑफ गुड होप की खोज करी थी। वो भी खोज के लिए निकला था, वो यहीं पे आके रुक गया था। ठीक है दोस्तों, तो केप ऑफ गुड होप की खोज किसने करी थी, बार्थोलोम्यो डियाज। और ये केप ऑफ गुड होप है कहाँ पे, ये दोस्तों अफ्रीका जो है यहाँ पे, इसका जो सबसे लोअर पार्ट है
ये इस जगह पे केप ऑफ गुड होप है, आपको मैप में अब दिख रहा होगा कि जो केप ऑफ गुड होप है कहाँ पे है, ये अफ्रीका के लास्ट में है। तो दोस्तों होता क्या है, इस मार्ग से जाता है कहाँ पे, इंडिया पहुंच जाता है, कौन, वास्को डी गामा। एंड दोस्तों ये जो केप ऑफ गुड होप होता है यहाँ पे इसे एक व्यक्ति मिलता है, किस नाम का, इसमें आपको दो नाम पढ़ने को मिलने वाले हैं। एक तो नाम मिलने वाला है अब्दुल हमीद और दूसरा मिलने वाला है अब्दुल मलिक। दोस्तों कुछ बुक्स में आपको अब्दुल हमीद लिखा मिलेगा एंड कुछ बुक्स में अब्दुल मलिक, तो इसके लिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये दोनों एक ही व्यक्ति के नेम है, अलग अलग जगह लिखे हुए हैं। तो इसे जो केप ऑफ गुड होप में एक व्यक्ति मिलता है अब्दुल हमीद या अब्दुल मलिक नाम का, जो इसे भारत का रास्ता दिखाता है। ठीक है, तो 1498 में जो होता है वास्को डी गामा भारत पहुंच जाता है। ठीक, तो इसके बाद दोस्तों क्या होता है, जब भारत पहुंचता है तो भारत में पहुंचता कहां पे, ये दोस्तों यहाँ पे केरला के एक होता है कालीकट, ये कालीकट बंदरगाह होता है दोस्तों, ये दोस्तों यहीं पे पहुंचता है, कौन कौन पहुंचता है, वास्को डी गामा कालीकट में पहुंचता है। एंड दोस्तों इसका जो स्वागत होता है वहां के एक स्थानीय राजा ने किया होता है। दोस्तों इसके बारे में आपको मैं बता दूं, आपको बहुत ही कम बुक्स में ये चीज मिलने वाली है कि दरअसल जो कालीकट का जो स्थानीय राजा होता है उसका नाम जो होता है वास्को डी गामा नहीं ले पाता है, तो वो इसे किस नाम से पुकारता है दोस्तों, वो उसे जमोरिन नाम से पुकारता है। जो बुक्स होंगी आपको मैक्सिमम बुक्स में आपको ये लिखा मिलेगा कि इस राजा का नाम जमोरिन है, लेकिन जब आप किसी अच्छे पब्लिकेशन की बुक पढ़ेंगे तो उसमें आपको लिखा मिलेगा जो जमोरिन होता है उसका नेम नहीं होता है, बल्कि वास्को डी गामा जो है वो इसको इस नाम से पुकारता है क्योंकि वह उस राजा का नाम है, नहीं ले पाता है। अब दोस्तों इसके बाद क्या होता है, जो भारत था वो मसालों के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध था। एंड मसालों में स्पेशली क्या था भारत में प्रसिद्ध, वो था दोस्तों काली मिर्च। भारत जो है मसालों के लिए काफी ज्यादा फेमस था, उसमें से काली मिर्च जो है इसका सबसे ज्यादा भारत का इंपॉर्टेंट भाग था। तो दरअसल होता क्या है, जो पुर्तगाल होता है या आप समझ लीजिए जो यूरोपियन कंट्रीज है, यूरोप में जो भारत के मसालों की कीमत थी वो बहुत ज्यादा थी, अप्रॉक्स 60 to 80 टाइम्स, इतनी ज्यादा दोस्तों यहाँ पे कीमत होती थी। अब भारत में जो चीजें इजिली से अवेलेबल हो जाती थी वहां पे वो इतनी अवेलेबल नहीं होती थी। तो होता क्या है दोस्तों, दरअसल जब ये आता है कौन, वास्को डी गामा, ये यहाँ पे 2 साल रुकता है। ठीक है, और जब ये भारत से वापस जाता है तो जितना भी यहां से थोड़ा बहुत सामान लेके जाता है, इसे क्या होता है, इसे 60 टाइम्स जो है प्रॉफिट होता है। किससे, जो यहां से वो जितना भी सामान लेके जाता है तो उसे 60 टाइम्स मतलब वहां पे प्रॉफिट होता है। तो ये चीज जब पुर्तगाल में बाकी लोगों को पता लगती है, अब अगल बगल कोई भी है आपके यहाँ विदेश से कमा के आए तो अगल बगल पता लग जाता है यार इतने पैसे कमा के आए यहाँ से आए, तो जो अगल बगल के लोग होते हैं वो भी ये सोचते हैं यार हमें भी चलना चाहिए इंडिया, हमें भी चलना चाहिए। तो इसके बाद क्या होता है, जो पुर्तगाल की गवर्नमेंट होती है वो भारत में अपना पहला गवर्नर भेजती है कि जाइए आप वहां देख के आइए क्या कैसा माहौल है, और हम वहां पे जो अपना बिजनेस सेटअप करेंगे, बिजनेस स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद जो है भारत में पहला गवर्नर जो भेजती है कौन, पुर्तगाल की गवर्नमेंट। तो अगर बात करें भारत में जो पुर्तगालियों का पहला गवर्नर होता है उसका नाम क्या होता है, उसका नाम आप मेनली ये याद रखिए, अल्मीडा। ठीक है, क्योंकि आपको इसका जो मैं पूरा नाम बता देता हूं, पूरा नाम अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें आपको कंफ्यूजन हो जाता है। इसका पूरा नाम होता है दोस्तों, आपको इसका जो नाम पढ़ने को मिलने वाला है वो डॉन फ्रांसिस्को डी अल्मीडा है, लेकिन दोस्तों आप केवल इस नाम को याद रखिए क्योंकि बड़े बड़े नाम होते हैं दोस्तों, इसमें याद करने में काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। तो पहला जो गवर्नर होता है ये कौन होता है दोस्तों, भारत में भेजा गया पुर्तगालियों द्वारा, ये फर्स्ट गवर्नर होता है। ठीक है, तो इसके बारे में केवल आपको 2 इंपॉर्टेंट बात पढ़ने को मिलेंगी। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात होती है ब्लू वाटर पॉलिसी, ब्लू वाटर पॉलिसी। दोस्तों इसके बारे में सबसे केवल खास बात ये मिलने वाली है आपको, ब्लू वाटर पॉलिसी, जिसे हम क्या कहते हैं, शांत जल की नीति, शांत जल की नीति, या जिसे हम नीले जल की नीति भी कहते हैं। तो सबसे पहले बता दूं इसका आपको कार्यकाल कितना होता है, ये होता है दोस्तों 1505 से 1509, 4 सालों के लिए भारत आता है। तो शांत जल की नीति दोस्तों ये लेकर आता है कौन, डॉन फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। एंड इसके बारे में जो सेकंड इंपॉर्टेंट बात मिलने वाली है आपको ये है कि चोल का युद्ध, ये दोस्तों होता कब है, ये दोस्तों होता है 1508 में।
ठीक है दोस्तों, मैं आपको एक चीज और बता दूं, मैं जितना भी मटेरियल आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, जितनी भी चीजें आपको बता रहा हूं, ये आपको किसी ऐसी वैसी बुक्स में नहीं मिलने वाला। ये सारा का सारा जो बुक्स है, ये जो सारा सारा मटेरियल है, जब तक आप किसी अच्छे प्रकाशन की बुक नहीं खरीदेंगे तब तक आपको नहीं मिलने वाला। इसके लिए मैं कहूंगा कि आप जो है अगर बहुत अच्छे लेवल की तैयारी करना चाहते हैं तो स्पेक्ट्रम की बुक आपके लिए बेस्ट है। लेकिन अगर आप टारगेट या ल्यूसेंट भी खरीदते हैं तो वो आपके लिए ठीक रहेगा। उसमें कुछ चीजें जो है आपको जो मैं बता रहा हूँ नहीं मिलने वाला, तो वो आप मेरी क्लास से ले सकते हैं। बाकी आप बुक कोई भी परचेज करिए, बट केवल एक ही परचेज करिए। अलग अलग बुक्स के पीछे भागेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाता है। तो हम कहाँ पे थे? चोल के युद्ध में थे हम लोग, नहीं ये लोग। होता क्या दोस्तों, चोल का युद्ध कब होता है? 1508 ईस्वी में होता है। होता किसके बीच में दोस्तों? ये होता है डॉन फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के बीच में, और साथ में गुजरात का एक शासक होता है दोस्तों, एक गुजरात का शासक होता है, नाम क्या होता है उसका दोस्तों? ये युद्ध होता है गुजरात के महमूद बेगारा। सेकंड होता है इसमें इजिप्ट का एक होता है सुल्तान, और थर्ड आपको इसमें मिलने वाला है वो होता है इसमें तुर्की का सुल्तान। अब दोस्तों ये युद्ध होता क्यों है? दरअसल होता क्या है, ये जो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा होता है, ये जब आता है भारत में 1505 में, एंड धीरे धीरे जो अपने व्यापारिक स्तर को है वो उठाता रहता है, मतलब अपने व्यापार को बढ़ाने की कोशिश करता है। अभी दोस्तों ये देख लीजिए, आया था यहाँ केरल में, अभी धीरे धीरे आगे आगे गुजरात की तरफ बढ़ता है। ठीक है, इसका दरअसल जो फंडा था, सिंपल था, वो ब्लू वाटर पॉलिसी। दरअसल ये होता क्या है ब्लू वाटर पॉलिसी? इसमें दोस्तों ये होता है कि जो इसका कहना था कि अगर हम जो समुद्र के किनारे, यानी ये जो एरिया है, अगर हम इस पर जो है रूल करने लगते हैं या इसको अपने अधिकार क्षेत्र में ले लेते हैं, तो जो भी बाहर से नागरिक आएगा हम उससे टैक्स लेंगे, और अगर मुझे लगता है इससे ज्यादा खतरा है तो हम उसको आने भी नहीं देंगे भारत में, जिससे हमारा ही व्यापार सबसे ज्यादा होगा। तो दोस्तों क्या होता है, इस तरीके ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाता है और ये गुजरात की तरफ यहाँ पे आगे बढ़ता है। तो दोस्तों जब गुजरात की तरफ बढ़ता है तो वहां पे गुजरात का शासक महमूद बेगारा, और दोस्तों तब भारत में इजिप्ट लोग भी जो होते हैं वो व्यापार कर रहे होते हैं। एंड जैसा कि आपको पता है 1526 में गुलाम वंश के दिल्ली सल्तनत का अंत होता है, यानी मुगल काल की शुरुआत होती है। तो इससे पहले जो अंतिम वंश होता है दिल्ली सल्तनत का, वो कौन सा होता है? होता है लोधी वंश। ठीक है, लोधी वंश का जो शासक था यहाँ पे था, चल रहा होता है। तो उसी के टाइम पे एक तुर्की का राजा सुल्तान, एक इजिप्ट का सुल्तान, और गुजरात का शासक था कौन? महमूद बेगारा। इसके और फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के बीच में युद्ध होता है, जिसे हम चोल के युद्ध के नाम से जानते हैं। इसमें दोस्तों ये अपना एक बेटा भी खो देता है। ठीक है, और इसकी जो होती है बहुत बुरी तरीके से हार होती है। तो चोल का युद्ध कब होता है? 1508 ईस्वी में, जिसमें डैम फ्रांसिस्को डी अल्मीडा की हार होती है। इसके बाद दोस्तों इसके बारे में आपको कोई खास बात नहीं पढ़नी, इसका जो चैप्टर होता है यहीं से क्लोज होता है। इसके बाद दोस्तों जो अगला इंपॉर्टेंट है वो होने वाला है आपका जो पुर्तगालियों का जो वास्तविक संस्थापक होता है। कौन होता है पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक? दोस्तों पुर्तगालियों जो वास्तविक संस्थापक होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? उसे आप मेनली इस नाम से जानेंगे, दोस्तों उसका नाम अल्बुकर्क होता है। मैं हिंदी में लिख देता हूं, उसका नाम अल्बुकर्क होता है। इसका पूरा नाम होता है दोस्तों अल्फांसो डी अल्बुकर्क। लेकिन आपको केवल ये नाम याद रखना, बिकॉज फिर ज्यादा नाम आप याद रखेंगे तो उसी में गलत होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ये दोस्तों आता कब है? ये आता है दोस्तों 1509 के लास्ट में। एंड कब तक टाइम पीरियड रहता है इसका? 1515 तक का। ठीक है, इसको क्या माना जाता है? इसको माना जाता है वास्तविक संस्थापक। किसका वास्तविक संस्थापक? पुर्तगालियों का। ये पोर्टुगीज यानी पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। किसको? अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। 1509 में आता है एंड 1505-15 तक रहता है। अब इसको माना क्यों जाता है वास्तविक संस्थापक? दरअसल होता क्या है दोस्तों, ये 1509 में आता है और 1510 में ही दोस्तों ये क्या करता है? बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह, कौन होता है? बीजापुर का मैं एक तरीके से राजा बोल दूं, या बीजापुर का शासक कौन होता है? यूसुफ आदिल और शाह। यूसुफ आदिल शाह को 1510 में पराजित करता है। कहां पे? बीजापुर का। ठीक है दोस्तों, इसके साथ ही क्या कर लेता है? गोवा पर जो अपना अधिकार जमा लेता है, आधिपत्य स्थापित कर लेता है। कौन? अल्फांसो डी अल्बुकर्क, जो कि क्या होता है? सेकंड गवर्नर होता है। किसका? पुर्तगालियों का सेकंड गवर्नर होता है। और 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह को हराकर गोवा पर आधिपत्य स्थापित कर लेता है, अधिकार जमा लेता है। एंड इसके साथ ही गोवा को क्या बना देता है? अपना
व्यापारिक केंद्र। दोस्तों गोवा को व्यापारिक केंद्र बना देता है 1510 ईस्वी में, हराकर किसको, बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह को। दोस्तों इसके बाद मैं भी आपको अगली क्लास में इसके एक और जो गवर्नर है उसके बारे में पढ़ाने वाला हूं। वो थर्ड होते हैं कौन, नीनू दी कूना। आपको नाम उनका थोड़ा थोड़ा अलग कहीं लिखा मिलेगा। तो नीनू दी कूना जो होते हैं वो उनके थर्ड होते हैं गवर्नर। उसके बारे में मैं आपको अगली क्लास में पढ़ाऊंगा। आज मैंने आपको बता दिया कहां तक, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अब दोस्तों मैं इसको आपको थोड़ा सा पुर्तगालियों के बारे में कुछ अच्छी चीजें बता देता हूँ। या इन्होंने जो रूल अपनाए हैं, अपने जब गोवा पर अधिकार कर लेते हैं उसको व्यापारिक केंद्र बना लेते हैं। इसके बाद धीरे धीरे जो है अपने व्यापार को ये फैलाने की कोशिश करते हैं एंड थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं सफल भी हो जाते हैं। इसके बाद दोस्तों होता क्या, इनके कुछ चीजें भी लेकर आए थे, कुछ चेंजमेंट लेके आए थे जिन्होंने अपने एरिया पे, मतलब जितना इन्होंने अपने एरिया पे अधिकार किया था, जितना एरिया इन्होंने भारत के जितने एरिया पे अधिकार किया, तो वहां पे कुछ चेंजमेंट लेके आए थे। क्या थे वो चेंजमेंट? सबसे पहला तो ये था कि ये जो है इन्होंने क्या किया था, सती प्रथा का अंत किया था। आप इसे अंत मत करिए, आप इसे बोल सकते हैं सती प्रथा का विरोध किया था। ठीक है दोस्तों, इन्होंने अपने क्षेत्र में, अपने एरिया में सती प्रथा का जितना भी था इनका एरिया, उसमें विरोध किया था। एंड इसके साथ ही दूसरा काम क्या किया था, विधवा विवाह की समर्थन। इन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया था। एंड दोस्तों इनकी जो पहली फैक्ट्री लगती है, फर्स्ट फैक्ट्री जो होती है इनकी, कहां पे स्टैब्लिश्ड होती है? तो पहली फैक्ट्री होती है वो दोस्तों कोचिन, या आप इसे हिंदी में कोची कहते हैं। एंड हुई कब थी दोस्तों? इसके लिए आपको मेन जो याद रखना है वो होता है 1502, लेकिन कुछ बुक्स में आपको क्या लिखा मिलने वाला है, 1500। ठीक है दोस्तों, तो आप इसे याद करिएगा, 1502 में इनकी जो फर्स्ट फैक्ट्री है कोची या कोचिन में इस्टेब्लिश्ड होती है। तो इसके साथ ही दोस्तों भारत में कुछ चीजें भी लेकर आए थे। क्या क्या है वो चीजें, जान लेते हैं। सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आलू, उसके बाद दोस्तों तंबाकू, इसके बाद दोस्तों संतरा। ठीक है दोस्तों, और दो चीजें और इंपॉर्टेंट ये लेके आए थे, काजू एंड मूंगफली। मूंगफली दोस्तों, ये पांचों चीजें जो है पुर्तगाली भारत में लेकर आए थे। दोस्तों पुर्तगालियों के बारे में आपको एक चीज और बता दूं, ये जो पुर्तगाली होते हैं सबसे लंबे समय तक भारत में रहते हैं। ठीक है, ये जैसे कि मैंने आपको बताया 1498 में आते हैं। एंड जाते कब है? ये जाते हैं दोस्तों 1961 में। एंड ऐसे भी पूरी तरीके से जाते नहीं, इनके लिए चलाया जाता है क्या, ऑपरेशन, एक मिशन चलाया जाता है ऑपरेशन विजय। दोस्तों ऑपरेशन विजय चलाया जाता है इनको भगाने के लिए या बाहर भेजने के लिए। कब चलाया जाता है? 1961 में। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1961 में दोस्तों ये मिशन चलाया जाता है ऑपरेशन विजय, जिसमें आर्मी की भी जो है हेल्प ली जाती है इनको बाहर भेजने में। तो यहां से जो होता है आपका पुर्तगालियों का जो चैप्टर होता है समाप्त होता है। इसके बारे में आपको इससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं मिलने को मिलेंगे। दोस्तों जैसे ही आपका टॉपिक ओवर होगा, मैं आपको हर टॉपिक से, जैसे भी कोई भी टॉपिक ओवर होता है, मैं आपको उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जितने भी एग्जाम में आए सारे के सारे कराते चलूंगा। चलिए अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं डच के बारे में। डच के बारे में आपको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, कुछ ही चीजें जो इनके बारे में पूछी जाती है। सबसे पहला कि ये निवासी कहां के हैं। दोस्तों ये जो है कहां के निवासी हैं, ये हॉलैंड एंड, आप नीदरलैंड भी कह सकते हैं, हॉलैंड नीदरलैंड के निवासी हैं। कौन? डच लोग। दोस्तों इनके बारे में आपको ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। इनके बारे में सबसे पहला जो एक चीज इंपॉर्टेंट पढ़नी है वो पढ़ना है कि ये पहला जो डच आया था वो कौन था, उसका नाम था दोस्तों कार्नेलिस। या आप कहीं कहीं ये लिखा मिलेगा एंड कहीं कहीं पे आपको ये। दोस्तों पहला जो डच आया था उसका नाम होता है कार्नेलिस। और सेकंड जो इंपॉर्टेंट चीज आपको पढ़नी है कि जो डचों का जो सबसे ज्यादा हानि, यानी जो डच एक तरीके से खत्म कब हुए थे, तो वो होता है दोस्तों वेद्रा का युद्ध। वेद्रा का युद्ध दोस्तों, ये युद्ध होता कब है? ये होता है युद्ध 1759 में। आपको डच के बारे में केवल दो ही चीजें इंपॉर्टेंट जाननी है कि पहला डच कौन था और कौन सा युद्ध डचों के बीच में डचों ने किया था ब्रिटिशर से, जिसमें इनके लगभग आप समझ सकते हैं समाप्ति हो चुके थे ज्यादातर डच। कुछ ही डच तो जो थे जो भारत में बचे थे, और बाकी सारे डच जो है समाप्त हो जाते हैं। साथ ही दोस्तों हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। एंड मैं आशा करता हूं आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। एंड अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।